हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सभी? बताइए मुझे। रिवीजन कैसे चल रही है आपकी? रिवीजन कैसे चल रही है आपकी? कल होगा आपका टेस्ट, ठीक है, पिछले वीक का भी और इस वीक का भी, तो अच्छे से करना, ठीक है। और कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे नोट्स नहीं मिल रहे। आई डोंट नो, मैं बात करती हूँ क्यों नहीं मिल रहे। मेरी तरफ से सब जा चुका है, ठीक है। यहाँ आने से पहले ही सब भेज के आती हूँ। क्लियर? चलो जी, जो बाकी आपके डाउट्स रहते हैं मैं कोशिश करती हूँ कमेंट सेक्शन में उसको क्लियर कर दूँ। एक सुबह मैंने एक बच्चे का कमेंट देखा, पता नहीं वीडियो नहीं अच्छे से लगाते, मैंने वो वीडियो में भी डाउट क्लियर करा था कि जो हमने कल की क्लास में ये पढ़ा था कि सेंट्रल और स्टेट चाहे तो अपने अपने रूल्स जो है ग्रेचुटी के लगा सकती हैं। तो बच्चे फिर पूछ रहे हैं कि मैम रेलवेज तो उसमें आता है, तो क्यों रेलवेज का क्यों आता है फिर इसमें, वो सेंटर खुद बनाएगी। ऐसा मैं बार बार कह चुकी हूँ कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जहां पे वो अपने एक्ट अपना वो लगाएंगे रूल्स, तो वहां वो ही लगेंगे, फिर ये एक्ट तुम्हारा सबसीड हो जाएगा, ठीक है। तो क्यों मुझसे बार बार वही आप, इट मीन्स आप अच्छे से या तो लेक्चर नहीं लगा रहे, कुछ तो गड़बड़ है ना। हाँ जी, पेनल्टी का भी मैंने एक बच्चे, आप कमेंट देखना, एक बच्चे के कमेंट में मैंने पेनल्टी का सारा प्रोविजन डाल दिया था, आपको नोट्स में भी मिल जाएगा बच्चे, इतनी कोई वरी वाली बात नहीं है। आगे आ जाओ। आज हम आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक्ट करने जा रहे हैं, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, ठीक है। सो ये एक्ट आपका क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपका एग्जाम इन्होंने कंडक्ट करवाना है ना, एओईओ का। चलो, जो भी है इंपॉर्टेंट है, इसमें आज आपको बहुत सारी प्रोविजंस देखने को मिलेंगी, ठीक है। जब आप वहां पे ऑफिसर लग जाओगे तो आपके लिए ये एक्ट बहुत काम आने वाला है, ठीक है। क्योंकि वहां पे आप सारी ये चीजें देखोगे, कैलकुलेशंस वगैरह जो भी आपको डिपार्टमेंट दिया जाएगा, जैसे भी, सो उस अकॉर्डिंग आप चीजों, आज की चीजें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। बफरिंग होती रहती है, मैंने भी देखा है बच्चे, अब मैं क्या करूं इसमें, ये नेट बाबा जी करते हैं मेरी इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो जी, आ जाओ, हम चलते हैं, पढ़ते हैं आज की क्लास, ठीक है। सबसे पहले एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है क्या? ये एक स्टैट्यूटरी बेनिफिट है। स्टैट्यूटरी वर्ड क्या होता है? जो तुम्हारा एक्ट देता है, जो तुम्हारा लेजिस्लेशन देता है, ठीक है। सो ये एक ऐसा बेनिफिट है, और ये मेरी बात याद रखना, जहां पे जो बेनिफिट आगे वो आपका सोशल सिक्योरिटी का पार्ट बन जाता है, ठीक है। सो आवाज तो क्लियर आ रही है ना? पहले हंस लो आप। अभी मैं बीच बीच में हंसी मजाक करती रहती हूँ, मेरी नेचर ही ऐसी है, ठीक है। हाँ, मुझे पता है नेट बाबा नहीं गूगल बाबा होता है। चलो हाँ, पढ़ लो, ये बहुत अच्छा बोला आदित्य जी ने, ओम आदित्य जी ने। आ जाओ, यहाँ पे ये पॉइंट आपको समझ लग गया। अब मैं आपके कमेंट्स नहीं देखूंगी, लेट अस स्टार्ट द क्लास अच्छे से। 1 सेकेंड दीजिए जरा। हेलो, हाँ जी। चलो, थोड़ा आपका ये बफरिंग का इश्यू सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। मैं साथ साथ पढ़ाई देती हूँ तुम्हें। ये फर्स्ट लाइन आपको समझ लग गई स्टैट्यूटरी बेनिफिट की?
अगला क्या कह रहा है कि ये ऐसा एक्ट है जो तुम्हारा पैन इंडिया यानी कि होल इंडिया पे लगता है। क्लियर? उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट है यहाँ पे, ठीक है, वो कौन करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इज डन बाय होम, आंसर रहेगा आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। क्लियर? आगे कह रहे हैं ये कौन स्टैब्लिश करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है जी, ठीक है, एम्प्लॉयज बिठाती है। हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में कहाँ कहाँ से कैसे कैसे एम्प्लॉयज आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, ठीक है। सो गवर्नमेंट एज वेल एज योर एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज की ये सारी टीम होती है जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बनाती है। फिर कहते हैं कि इसका क्या काम होता है इन सब का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का, कि जो आपकी ईपीएफओ है उसमें असिस्ट करे। हाँ जी, मैं तो आ गई हूँ बट लेट अस वेट। बफरिंग का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था जिसके चलते हुए क्लास शिफ्ट हुई है दूसरे स्टूडियो में। जस्ट वेट। ठीक है सर। ठीक है, कैमरा मेरे तरफ। चलो, हाँ चलो ठीक है, तुम लोग की मस्ती वगैरह जो हो गई है, ठीक है। देखो पता नहीं क्या इशू आ जाते हैं, कभी कभी टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। जैसे एक बार आगे हुआ था, आज फिर से हो गया, तो मैं दोबारा से क्लास स्टार्ट करती हूँ। पता नहीं वो तुम अच्छे से समझ पाए कि नहीं समझ पाए। ठीक है, तो हम शुरू से ये क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चे। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं? मुझे ये बात मुझे एक बारी बता दीजिए। अभी अभी भी हो रहा है? वेट, क्या दिक्कत आ रही है? लेट मी चेक फ्रॉम माय मोबाइल इटसेल्फ। अभी तो ठीक है बच्चे, डोंट वरी, एवरीथिंग इज नाउ फाइन आई फील। ठीक है, चलो जी, हमने क्या करा था? अभी हमने ये चीज देखी थी कि जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है एक स्टैट्यूटरी बेनिफिट है। स्टैट्यूटरी बेनिफिट यानी कि जो आपका लेजिस्लेचर आपको देता है, जो आपके स्टैट्यूट में लिखा होता है, यानी कि आपके एक्ट में लिखा होता है। ठीक है, फिर ये कह रहे थे कि ये एप्लीकेबल है पैन इंडिया, यानी कि ये लगता है पूरे इंडिया में। ठीक है, मतलब जम्मू एंड कश्मीर की यहाँ एक्सेप्शन कोई भी नहीं है। फिर इन्होंने क्या बोला है कि जो भी इसकी एडमिनिस्ट्रेशन है और मैनेजमेंट का काम है वो कौन करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज करते हैं। तो यहां से आपको क्वेश्चन आ गया तो आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। ठीक है, अब ये कौन होते हैं? ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के और एम्प्लॉयज के मतलब उन सबसे एक आए होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, और वो मिलके एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बनाते हैं। क्लियर? तो इस बोर्ड का क्या काम है कि जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक्टिविटीज में वो असिस्ट करते हैं। क्लियर? सो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एक आपको यहाँ पे स्लाइड में बात याद रखनी है, स्टैट्यूटरी बेनिफिट आपको वर्ड याद रखना है, और ये एप्लीकेबल है टू होल इंडिया, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्लियर? ये बात समझ लग गई आपको? आगे आ गया। चलो, अरे स्टैट्यूट का मतलब होता है जो तुम्हारा एक्ट देता है। क्लियर? इसमें थोड़ी कंफ्यूजन ना रखो, अभी मैं आपके कमेंट्स नहीं लूंगी, हम आगे चलते हैं। थोड़ी लंबी क्लास है, नहीं तो आज फिर खत्म नहीं होगी। मैं नहीं चाहती हम इसको अगले वीक तक कैरी फॉरवर्ड करें। आगे आ जाओ। तो ये एक ऐसी वेलफेयर स्कीम है जो क्यों बनाई गई है? टू सिक्योर अ बेटर फ्यूचर ऑफ द एम्प्लॉयज। देखिए जी, सीधी सी बात है, ये ईपीएफ वगैरह का सिस्टम तो आया, इसमें 3 स्कीम्स हैं टोटल इस एक्ट में। ठीक है, एक तो बात करता है आपका यही फंडिंग की, दूसरा बात करता है पेंशन की, तीसरा करता है इंश्योरेंस की। ठीक है, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में ही आ जाएगा।
और ये तीनों स्कीम ही एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए बनाई जाती है कि जब वो एक रिटायरमेंट की एज पे आए, सो दैट ये ना हो कि उसने कुछ अपना पैसा नहीं जोड़ा या कुछ नहीं करा, तो उस चक्कर में उसके पास इनफ रिसोर्सेज हो अपनी लाइफ को चलाने के लिए। तो ये सब सोच के इसमें बेनिफिट ये वाली स्कीम जो है आपकी बना रखी है। आगे कहते हैं स्टैट्यूटरी बेनिफिट है जो पोस्ट रिटायरमेंट और व्हेन दे लीव द सर्विस तब मिलता है। ठीक है, एक एक चीज का आगे जाके एक एक पॉइंट है जो हमने आज की क्लास में ध्यान से पढ़ना है बच्चे। फिर कहते हैं अगर कोई डिजीज एम्प्लॉय है, कोई मर गया है, तो उसके डिपेंडेंट्स को वो मिल जाएगा। फिर कह रहे हैं कि ये स्कीम में एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जो भी इंटरेस्ट इसमें लगेगा वो मेंबर के उसमें चले जाएगा, और एम्प्लॉय को जब वो रिटायरमेंट या जब भी वो अपनी एम्प्लॉयमेंट से एग्जिट करेगा उस टाइम उसको जो भी कंडीशंस फुलफिल करके वो इंटरेस्ट समेत वो पैसा जो है मिल जाएगा। ठीक है, ये था आपका सारा ईपीएफ का जस्ट सिंपल सा आपको बताने के लिए ये क्या चीज पे बना हुआ है, ये प्रोविजंस हैं। क्लियर, आगे आ जाओ। एक मिनट जरा, एक मिनट, ये अमित कुमार जी आप मुझे बताओ आप क्या लिख रहे हो, पहले लिख रहे हो नॉट बाय पार्लियामेंट। सीधी सी बात है, स्टैट्यूट क्या होता है, तुम्हारा एक्ट होता है, लॉ होता है, वो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं। तुम पता नहीं हर बात की डिटेल में ओवर ही चले जाते हो और गलत गलत सोचने लग जाते हो, प्लीज। ठीक है, हमने अपनी क्लास की कोई अब रिदम नहीं तोड़नी है, लेट अस स्टार्ट। ये तो जस्ट बेसिक 2 स्लाइड्स थी, अभी आपका मेन स्टार्ट होता है यहाँ पे। तो इस एक्ट के तहत 3 स्कीम्स हैं, याद रखना। पहली है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की, ठीक है, जो क्या करती है, पोस्ट रिटायरमेंट तुम्हें बेनिफिट देती है, इसका पर्पस ये है। फिर इसमें एम्प्लॉयज पेंशन की, इसमें क्या होता है कि हम पढ़ेंगे कैसे कैसे ये स्कीम आपकी जो आपका कैसे कंट्रीब्यूशन रहता है, कैसे ये स्कीम आपकी चलेगी, एक एक चीज आज की क्लास में आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो पेंशन वाली स्कीम में क्या है कि जब तुम सुपर एनुएशन पे पहुंच जाते हो या रिटायरिंग पेंशन या परमानेंट जो भी डिसेबलमेंट पर्सन का होगा उसको वो ये स्कीम जो है पैसे प्रोवाइड करती है पेंशन के टाइम। फिर अगली है इंश्योरेंस, अगर मान लो कहते तुम्हारी काम के दौरान सडन डेथ हो गई तो तुम्हें जो इंश्योरेंस बेनिफिट्स तुम्हारी फैमिली को मिलेंगे, तो ये स्कीम उसकी बात करती है। क्लियर, सो ये रहा आपके 3 स्कीम्स। क्लियर जी। चलो जी आ जाओ। ठीक है, प्लीज अब आप सब भी आपस में बात मत करना, ध्यान से एक एक करके स्कीम पढ़ना। बच्चे समझ लो, आप आपके लिए ही है। ठीक है, जो आप यहाँ पे मेरे साथ देखो इतने जन जुड़े हुए हैं, ये आप ही के लिए है। तो अभी आप जस्ट फोकस करो। क्लियर बच्चे, सो ये 3 स्कीम्स पहले आपको याद हो गई, मुझे बताओ याद हो गई आपको? इनको याद कर लो तीनों स्कीम्स को। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स। ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखने हैं, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, EDLI इडली से याद रख लेना कि इडली है यहाँ पे बट ई से है। पेंशन वाला तो तुम्हें याद रहेगा, इसको EPS बोलते हैं, और ये आपका EPF है, आपको पता ही है। ठीक है, चलो जी आगे आ जाओ। अब एप्लीकेशन क्या रहती है ये एक्ट की, तो ये एक्ट ये कहता है कि कोई भी फैक्ट्री, ठीक है, जो एंगेज है किसी भी इंडस्ट्री में, और वो सारी इंडस्ट्री की लिस्ट आपको इस एक्ट के शेड्यूल 1 में दे रखी है। ठीक है, शेड्यूल 1 अगर आप खोलोगे तो उसमें सारी सीमेंट की, फिर आप ये देखो उसमें होगा सोप की, बहुत सारी जो है जो भी इस इंडस्ट्रीज के नेम्स होते हैं वो उसमें मेंशन है कि ये इंडस्ट्रीज इसमें कवर्ड है। क्लियर, फिर उसके बाद लिखा हुआ है मोर देन 180 इंडस्ट्रीज इसमें कवर्ड है। फिर इन्होंने बोला है कि कोई ऐसी स्टैब्लिशमेंट इसके अलावा जहां पे 20 से ज्यादा पर्सन एम्प्लॉयड हो, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है, एक शेड्यूल 1 का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि ये अब किन पे अप्लाई है,
उन व्यक्तियों पे मतलब अप्लाइड है, उन एम्प्लॉय पे अप्लाइड है जो 15,000 सिर्फ कम से मतलब मैक्सिमम जो है 15,000 कमाते हैं महीने का। ठीक है, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कि ये एक्ट एप्लीकेबल है जो 15,000 से ज्यादा नहीं कमाते, मतलब जिनकी सिर्फ 15,000 की जो है तनख्वाह है। देखो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि मैम जो ज्यादा कमाते हैं वो क्या करें, उनके लिए भी प्रोविजन बना रखी है, ठीक है, बट जब ये 15,000 से जो कम कमाते हैं उनके लिए ये मैंडेटरी है कि उनको ईपीएफ में डालना ही होगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द मेन रीजन बिहाइंड इट इज दैट बिकॉज तनख्वाह कितनी है, जस्ट आप एग्जांपल ले लो, ये लगा लो 10,000 है। अब 10,000 में तुम अपने घर का खर्चा चलाओगे कि तुम कुछ आगे के लिए जोड़ोगे? तो ये स्कीम बेसिकली तुम्हें बेनिफिट दे रही है कि तुम कुछ उसमें से दो, सो दैट तुम्हारा आगे जाके बेनिफिट हो सके। क्लियर? कितना दो कितना नहीं वो भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी के लिए तुम्हारे सामने ये 3 क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन कौन सा बनता है इस स्लाइड से? ये बनता है कि ये एक्ट उन एस्टेब्लिशमेंट्स पे नहीं लगेगा जहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मतलब जहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक्ट लगता है और जहां पे लेस देन 50% इस सोसाइटी में काम करते हैं विदाउट द एड ऑफ पावर, ठीक है। सो दिस एक्ट shall not apply to any establishment which is registered under cooperative societies act, ठीक है। ये आपका बन जाता है चौथा क्वेश्चन। क्लियर? फिर क्या कह रहे हैं? और employing less than 50% without the aid of power। तो आपकी इस स्लाइड से 5 क्वेश्चन निकल के आ गए हैं। क्लियर बच्चे? क्लियर होगी आपको? पहला शेड्यूल 1 कहाँ पे सारी फैक्ट इंडस्ट्रीज मेंशन है, शेड्यूल 1 में है। 20 और मोर पर्सन जहां पे होंगे वहां पे ये एक्ट लगेगा। जिनकी तनख्वाह 15,000 से नहीं है उन पे तो ये मैंडेटरी स्कीम लगेगी, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट इसके तहत रजिस्टर्ड है उन पे नहीं लगेगा। और वो स्पेशली खास करके वो जिनके कम लेस देन 50% जहां पे एस्टैब्लिशमेंट में है और वो रजिस्टर्ड है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंडर। क्लियर? तो इससे ज्यादा होगा तो इट मींस उस पे लग जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे आपके निकल के आते हैं 5 क्वेश्चन। आई होप आपको ये चीज इस स्लाइड से, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, क्वेश्चन आता है, याद रखना है आपको। आगे चलते हैं, स्कीम क्या है, ठीक है। पहली स्कीम करते हैं जी ईपीएफ की। तो ये कहते हैं ऐसी स्कीम है जहां पे एम्प्लॉय हैज टू पे अ सर्टेन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द स्कीम, और इक्वल कंट्रीब्यूशन कौन देगा? एम्प्लॉयर देगा। क्लियर? पहले ये बात यहाँ पे समझो, फिर हम परसेंटेज पे आएंगे। ये स्कीम क्या कहती है कि जितना एम्प्लॉय डाल रहा है उतना ही तुम्हारा एम्प्लॉयर डाले। क्लियर? फिर क्या कह रहे हैं कि एम्प्लॉय को फिर लमसम अमाउंट मिल जाएगा। जब उसका सारा रिटायरमेंट की एज आ जाएगी फिर उसको सारी जो अमाउंट मिलेगी विद इंटरेस्ट मिलेगी। क्लियर? आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये बात को आपको क्लियर हो गई? क्लियर? चलो जी, ये कंट्रीब्यूशन आपको समझ लग गया होगा। आगे चलते हैं, कहते जो एम्प्लॉइज लेस देन 15,000 लेते हैं उनके लिए तो ये स्कीम जी मैंडेटरी है। क्या है? मैंडेटरी है। यहाँ पे मैंडेटरी वर्ड को याद रखना है आपको। फिर एम्प्लॉइज हु पेज मोर देन 15,000, तो वो क्या कर सकते हैं? एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ही मान लो उनकी ज्यादा थी, फिर क्या करेंगे? वो नहीं एलिजिबल माने जाएंगे। बट अगेन यहाँ पे इसकी एक्सेप्शन क्या है कि वो एम्प्लॉय क्या कर सकता है? परमिशन ले सकता है असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर जी से कि मेरी तनख्वाह ज्यादा है बट मुझे भी इस स्कीम का मेंबर बनना है। अगर वो कहेंगे ठीक है और आपका एम्प्लॉय भी मानता हुआ तो आप भी इस स्कीम में एनरोल हो जाओगे। क्लियर? सो बेसिकली ये तो मैंडेटरी पार्ट है, बट अगर तुम्हारी तनख्वाह इससे ज्यादा हुई तो तुम्हें परमिशन लेनी पड़ेगी। क्लियर? आगे आ जाओ। इस चार्ट के जरिए अब हम समझते हैं कंट्रीब्यूशन। अगर तुम्हारी सैलरी, पहले इधर आ जाओ, लेस देन 15,000 है तो कंपल्सरी है, यानी कि मैंडेटरी है आपका। फिर मिनिमम कंट्रीब्यूशन कितना कितना रहेगा? मिनिमम याद रखना
आपका इसमें मिनिमम 10% रहता ही रहता है, ठीक है। और उससे ज्यादा अगर आपका वहां गवर्नमेंट कहे तो 12% भी आप डाल सकते हो, आप और आपका एम्प्लॉयर, ठीक है। अगर तुम्हारी सैलरी 15,000 से ज्यादा है तो ऑप्शनल है, रिक्वेस्ट पे ही तुम्हें अलाउड होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देखना है, यहाँ तो मिनिमम हमने देख लिया, मैक्सिमम कितना रहेगा कहते, या ये देखो जब हमने इस पे आपका कैलकुलेट करना है 10 और 12, वो किस पे कैलकुलेट करना है, जो एक सीलिंग लिमिट वेज की बना रखी है, दैट इज 15,000 ओनली, ठीक है। सो ये 15,000 पे हमने कैलकुलेट करना है। 12% ऑफ 15,000 देखेंगे इधर, जो निकल के आता है 1800, ठीक है। और 10% ऑफ 15,000 तो ये 1500 निकल के आता है। तो ये आपकी जो है यहाँ पे लिमिट बता रखी है, जो जन 15,000 से ज्यादा कमाते हैं। क्लियर जी। तो ये आई होप आपको ये वाला सारा कंट्रीब्यूशन अच्छे से समझ लग गया होगा, है ना। सो एक बार पढ़ लेते हैं कि 10% रेट किस पे एप्लीकेबल रहेगा, जहां पे 20 एम्प्लॉयज से कम बंदे हैं वहां पे 10% ही रहेगा। दूसरा, क्योंकि देखो हमने वैसे क्या देखा है कि 20% तो होने ही चाहिए, देखा था ना एप्लीकेबिलिटी पे, बट कई बार क्या होता है 20 से कम भी हो तो वो गवर्नमेंट से परमिशन लेके जो है ये स्कीम अपने ऊपर लागू करवा सकते हैं। क्लियर। तो इन्होंने यही बात करी है, अगर कि तुम्हारे हैं ही 20 से कम तो तुम क्या करो, तुम सिर्फ 10% का ही रखो कि 10% तुम डालो 10% तुम्हारा एम्प्लॉयर डाले। क्लियर। तो आगे कह रहे हैं कोई ऐसी सिक इंडस्ट्रियल कंपनी है, ठीक है, मतलब कि काम जिसका नहीं चल रहा और बोर्ड ने उसकी फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर उसके बड़ी वो हो रही है, जिसके चलते हुए इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो वहां पे उनको बोला है कोई बात नहीं आप 10% दे दीजिएगा। जिन्होंने मान लो कोई लॉस, बहुत ज्यादा लॉस हो गया है नेटवर्थ के ऊपर, तो उनको भी बोला है कोई बात नहीं तुम 10% से कम 10% दे सकते हो, 12 जरूरी नहीं है। और स्पेशली यहाँ से आपका एक क्वेश्चन उठ के आएगा, ये पॉइंटर्स आप याद रखना। और 10% रेट कहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लागू है, जूट, बीड़ी, ब्रिक, क्वायर, गुआर, गम फैक्ट्रीज, इन पे सिर्फ और सिर्फ 10% लगेगा। यहाँ 12% की प्रोविजन इन पे नहीं है। क्लियर। तो ये आपको नाम याद रखने हैं, आपके पेपर में इससे क्वेश्चन आ सकता है बच्चे कि 10% रेट किस किस यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट पे, इंडस्ट्रीज पे एप्लीकेबल है। तो आपको नाम याद करो मेरे साथ, जूट, बीड़ी, ब्रिक, क्वायर एंड गम फैक्ट्री। ग्वार गम है तो आपको ऐसे याद रखना है GABBBCG। क्लियर जी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस वेरी स्लाइड। क्लियर। आगे आ जाओ, कहते अगर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का 12% रहेगा तो बेसिक वेजेस में तो आपको क्या याद रखना है, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, आपके डियरेंस अलाउंस भी आएगा प्लस रिटेनिंग अलाउंस भी उसमें कवर करा जाएगा। रिटेनिंग अलाउंस क्या होता है कि मान लो काम नहीं चल रहा या कुछ है, आप अपने एम्प्लॉय को रिटेन ही करना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि वो जाए, तो उसको जो वहां पे एक्स्ट्रा आपको अलाउंस मिलता है उसको हम बोलते हैं रिटेनिंग अलाउंस। क्लियर। और इक्वल कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय डालता है। फिर क्या कह रहे हैं, इट शुड बी नोटेड दैट एम्प्लॉय शेयर्स मूव इनटू द EPF किट्टी। ये पॉइंट हमने याद देखना है ध्यान से। देखो सीधी सी बात है, जो एम्प्लॉय जी हैं इनका तो पूरे का पूरा, अगर मान लो 12% है तो पूरे का पूरा 12% जाएगा। अब एम्प्लॉयर का क्या होगा, इनका पूरा नहीं जाएगा, इनका क्या करेंगे 8.33 है परसेंटेज 12 में से, ये चला जाएगा कहते हैं पेंशन स्कीम में, और बाकी जो 3 कितना हुआ ये हो गया 6-7 है ना, हाँ, ये परसेंटेज आपका जाएगा ये EPF। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, आगे टेबुलर फॉर्म में भी मैं ये करवा दूंगी, ठीक है। अभी पहले करवा ही देती हूँ आपको, यहाँ पे आ जाओ पहले, ठीक है। यहाँ भी, यहाँ तक समझो आप इसको कि EPF में क्या है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अगर 12 है तो एम्प्लॉयर को मैंडेटरी है कि वो 3.67% EPF में डाले और बाकी की अमाउंट EPS तुम्हारी पेंशन स्कीम में डाले। अगर वो 10% दे रहा है
तो 10% में से कितना हुआ 8.33, उसको ईपीएफ में डालना ही डालना है। 1.67 जो बचेगा वो ईपीएफ में डालेगा। क्लियर? क्लियर यहां तक आप समझो। फिर हम आते हैं इस पे EDLI पे, जो हाँ अरे इसी की बात कर रहा है, कंट्रीब्यूशन बता रखी, इसको देख ही लो कंट्रीब्यूशन क्या रहेगी, 2 स्कीम में जाएगी इसकी। तो एम्प्लॉयर अगर कहते 12% दे रहा है, 8.33% जो है उसकी ईपीएस यानी कि पेंशन स्कीम में जाएगी, और जो है वो सिर्फ 58 तक की एज में उसमें वो डालेगा, जब तक एम्प्लॉय उसका 58 एज का नहीं होता, और 3.67 जो बचा वो ईपीएफ में जाएगा। उसके अलावा क्या मैंडेटरी है, 12% के अलावा क्या मैंडेटरी है कि 0.5% उसको EDLI इंश्योरेंस वाली में डालना होगा, और जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, उसमें भी उसको पैसा डालना पड़ेगा, बट कितना 0.5% ओनली। क्लियर? सो 0.5% उसको डालना पड़ेगा, या कह लो मिनिमम 500 मंथली, और मिनिमम 75 भी डाल सकता है अगर उसके पास कोई ऐसी स्टैब्लिशमेंट है जहाँ पे कोई और कॉन्ट्रीब्यूटरी मेंबर नहीं है, तो सिर्फ 75 मिनिमम है, आप ये कह लीजिए, और 500 एक लिमिट कैपिंग सेट करी हुई है, ये एक्सेप्शन है जस्ट आपको। ठीक है? और एम्प्लॉय का सारा जो भी 10-12 जितना भी वो डाल रहा है वो तो सीधा का सीधा ईपीएफ में जाएगा, उसकी ऐसे कोई डाइवर्जन नहीं होगी। ठीक है? तो अगला पॉइंट ये कह रहा है कि जो इसमें कंट्रीब्यूशन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का इसमें पेंशन स्कीम में, तो इंश्योरेंस स्कीम में, ये क्यों करती है? सो दैट एक वर्कफोर्स जो इन्होंने एंगेज करी है एडमिनिस्ट्रेशन को, सो दैट उनकी हेल्प हो सके, तो करके हमने 0.5% उसमें डालना है। क्लियर? तो आगे आ जाओ इस चार्ट पे, EDLI में कितना डालना है 0.5, चाहे 12 दे चाहे 10 दे, ठीक है, 0.5 डालना ही है, और एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस कितने रहेंगे 0.5। क्लियर? ये आपको बात समझ लग गई? मैंने क्या बोला था कि आपस में बातें मत करना, तुम लोग प्लीज थोड़ा फोकस रखना, पर तुम कहाँ हटोगे? I'm not at all going too fast today. I don't know why you people can't grasp these easy things. EDLI क्या है? मैंने अब देखो तुम्हारी ना, मुझे तभी इतना गुस्सा तुम सब पे आ जाता है। इधर आओ जरा, ये क्या लिख के बताया था मैंने? EDLI क्या है? एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम है ना? उसके बाद मैंने क्या बताया था यहाँ पे? तुम ऐसे मेरा बहुत टाइम वेस्ट करते हो। ये वाली 10% की स्लाइड क्यों नहीं समझ आई? कहते कोई स्टैब्लिशमेंट जहां पे 20 से कम है, क्योंकि 20 से कम को भी अलाउ है अगर गवर्नमेंट चाहे तो वहां पे तुम सिर्फ कर दो कि तुम प्लीज 10% ही दो। 10% क्या दो? ईपीएफ में दो। ठीक है? सो दैट देखो एम्प्लॉय की तो तनख्वाह से कटेगा, एम्प्लॉयर के ऊपर बर्डन है, उसको अपने अकाउंट से डालना पड़ता है, तो वहां पे तो करके उसकी सहूलियत के लिए यहाँ पे 10% रेट्स जो है रखे गए हैं। दूसरी बात, कोई इंडस्ट्री है जिसके फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए उनको बोल दिया है, और कोई लॉस हुआ है उसको बोल दिया है। ये जूट, बीड़ी, ब्रिक, क्वायर, ग्वार, इनमें बोला गया है तुम्हें सिर्फ 10% का रेट रखना है। क्या इसमें टफ है? फिर इसके बाद बोला गया है कि 12% में क्या क्या, मतलब कोई भी आपने बेसिक वेज जो भी इसकी 10 या 12 है उसमें क्या क्या चीजें आएंगी? बेसिक वेज, डियरेंस अलाउंस एज वेल एज रिटेनिंग अलाउंस। क्लियर? उसके बाद हमने करा था कि जो एम्प्लॉय का तो ऐसा सारा कॉन्ट्रीब्यूशन चले जाएगा, बट एम्प्लॉयर का डिवाइड कर रहा है। ये एक्ट कहता है एम्प्लॉयर को कि तुमने क्या करना है। देखो अभी 3 स्कीम्स चलाई हैं, तो उसमें भी पैसा डलवाना है। कैसे डलवाएंगे? वो एम्प्लॉय पे नहीं उसका जोर जबरदस्ती कर रहे। अभी यहाँ पे एम्प्लॉयर को कह रहे हैं कि अगर हमने ये 3 स्कीम्स बनाई है तो तुम उसमें कंट्रीब्यूशन अपना डिवाइड करके दो, सो दैट जब कोई बंदा रिटायर हो उसको तीनों स्कीम से बेनिफिट मिल जाए। सिंपल इज दैट। क्लियर? तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं? पहला उसका क्या जाएगा? 8.33% मैंडेटरी है कि उसको वो इंश्योरेंस स्कीम में, सॉरी पेंशन स्कीम में डालना ही डालना है। ठीक है? अगर 12% है तो 3.67 बचेगा, वो ईपीएफ में डाल देगा। अगर 10% दे रहा है, 8.33 देके 1 पॉइंट समथिंग बचेगा, 1.67 बचेगा, वो फिर डाल देगा। उसके अलावा उसको क्या करना पड़ेगा? 0.5% जो है
इंश्योरेंस में, और 0.5% जो है एडमिनिस्ट्रेटिव के चार्जेस देने पड़ेंगे। अब यहां पे आपको समझ लगा? ये प्लीज यहाँ पे ना ऐसे ही जोक्स मत करा करो, डस्टर फेंक के मारना है, आई डोंट लाइक दीज थिंग्स। प्लीज बी फोकस्ड, योर एग्जाम इज नियर स्टूडेंट्स, प्लीज आप कंसंट्रेट करो, कुछ टफ नहीं है, मैं इतना आसानी से आपको एक एक चीज समझा रही हूं, ठीक है ना? क्लियर हो गया ना बच्चे? फास्ट रिवीजन भी करवाऊंगी, थोड़ा आप इस एग्जाम के लिए जा रहे हो, दिमाग खोल के बैठा करो, यहाँ पे फोकस्ड रहा करो, आपस में कम बातें करा करो। आपस में बातें करने के लिए बहुत टाइम है, पेपर के बाद भी है, बहुत टाइम है, ठीक है ना? अभी आपका मेन गोल, अगर आप सच में सीरियस स्टूडेंट्स हो, मेन गोल क्या होना चाहिए? एग्जाम क्लियर, वो सीट, वो ऑफिसर क्लियर बच्चे। चलो जी, हाँ प्लीज फोकस स्टूडेंट्स, क्योंकि थोड़ा इतना भी टेक्निकल नहीं है, इजी है, तुम लोग बना लेते हो, बनाना नहीं है। मैंने पहले ही बोला था कभी भी सब्जेक्ट से डरते नहीं है, उसको डरा के रखते हैं, तो हमने भी डरना नहीं है बच्चे। दोबारा तुम्हारी सहूलियत के लिए ये स्लाइड समझा देती हूँ कि एम्प्लॉय का तो पूरा 12-10 यही रहेगा, उसकी तनख्वाह से जो कटेगा, ठीक है? अब एम्प्लॉय का ये एक्ट कहता है हम डिवाइड करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि देखो उन्होंने बाकी स्कीम्स में भी पैसे डलवाने हैं ना, तभी तुम्हें मिलेगा बेनिफिट। तो ये कह रहे हैं तुम ईपीएफ में 3.67 डालो, ठीक है? इसका तो ये सारा का सारा है, क्योंकि ईपीएफ में ऑलरेडी जा ही रहा है 12%, 10% तो जा ही रहा है, 12 अगर अलॉट है तो 12, नहीं तो 10 तो जा ही रहा है, क्लियर? और इन्होंने बोला है बट तुम एम्प्लॉयर जी क्या करो, तुम ईपीएफ में क्या करो, कम डालोगे, क्यों? क्योंकि तुमने ईपीएस में डालना है, यानी कि पेंशन में डालना है, ठीक है जी? 8.33, 8.33 उसका बचा हुआ अमाउंट तुम ईपीएफ में डालो, ये आपका 12 और 10 हो गया। उसके अलावा एम्प्लॉयर को बोला गया है कि तुम इंश्योरेंस में, ईडीएलआई क्या है? इंश्योरेंस वाली स्कीम है, उसमें 0.5 डालोगे डालोगे, चाहे तुम 12 पे दे रहे हो, 10 पे दे रहे हो, उसके साथ साथ तुम एडमिनिस्ट्रेशन के चार्जेस भी दोगे 0.5। क्लियर? हाँ जी। आ जाओ, मैं बारी बारी तुम्हारा कितनी क्लासेस होंगी नहीं होंगी का मैं जवाब नहीं दूंगी, अच्छे से पुरानी क्लासेस लगाओ, बहुत बार आंसर दे चुकी हूँ, थोड़ा सा सिलेबस रह गया, हार्डली 2 वीक्स का रह गया है, ठीक है? 3 क्लासेस मुझे हफ्ते की मिलती हैं। इसके बाद एक इंश्योरेंस का एक्ट है, उसके बाद हम करेंगे कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, और सोशल सिक्योरिटी इज ऑल्सो डन, वी हैव कवर्ड ऑल द एक्ट्स, क्लियर? उसके बाद वेजेस का स्टार्ट करेंगे। अब हायर वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय और वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड, तो ये क्या कहता है कि एम्प्लॉय के पास अब वॉलेंट्री, उसकी मर्जी है एम्प्लॉय की कि वो चाहे तो 12% से ज्यादा भी अमाउंट अपने अकाउंट, ईपीएफ अकाउंट में डलवा सकता है, ठीक है? और अगर वो डलवाएगा उस कॉन्ट्रीब्यूशन को कहा जाएगा वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड, ठीक है? अब उसकी मर्जी, वो कहे कि नहीं आप मेरा 15% काट के मेरे ईपीएफ में डाल दो, ठीक है? क्योंकि ये चीज क्यों चलाई गई है बच्चे, इस करके चला रखी है सो दैट कि आप अपने वेजेस में से कुछ ऐसा कट अपना सेविंग रखो, सो दैट आपको आफ्टर रिटायरमेंट या कभी कोई और दिक्कत ना आए, है ना? तो उसका मन चाहे तो वो 12% से ज्यादा भी दे सकता है, अगर वो देगा तो उसको हम बोलेंगे वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड, वो भी टैक्स फ्री इंटरेस्ट होगा यहाँ पे भी। बट कहते ये मत कहना कि वो 15% दे रहा है तो एम्प्लॉयर को भी 15 देना पड़ेगा, ये नहीं है, एम्प्लॉयर के पास ऐसा नहीं है कि वो उससे ज्यादा दे, उसको मैच करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, उसका 10-12 जो क्राइटेरिया है वो ही रहेगा, क्लियर? तो यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय की मर्जी है, वो चाहे अपने ईपीएफ में 12% जो हमारा मैक्सिमम है लिमिट, उससे ज्यादा भी डाल सकता है, क्लियर बच्चे? अभी बताओ जरा, अभी जीत जी पूछ रहे हैं ईपीएफ में और ईपीएस में क्या डिफरेंस है? ईपीएफ क्या है? आपका प्रोविडेंट फंड है, और जो ईपीएस है वो स्पेसिफिकली पेंशन स्कीम है। दूसरा डिफरेंस, ईपीएफ में तुम्हारा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, ईपीएस में एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, वो सिर्फ एम्प्लॉयर ही उसमें कंट्रीब्यूट करता है। आ जाओ आगे।
विड्रॉल कैसे करना है ये देख लेते हैं। तो कहते हैं जब आपकी फाइनल सेटलमेंट हो जाए और यहाँ पे इन्होंने एज सेट करी है 55 कि जब तुम 55 के हो जाते हो तुम्हारी मर्जी है, तुम अपना विड्रॉल पूरा करवा सकती हो या करवा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद बोला है कि जो भी तुम्हारा बैलेंस बनेगा उसके साथ जो भी तुम्हें इंटरेस्ट लगाना होगा वो तुम्हें मिल जाएगा। सो व्हेन यू अटेन 55 ईयर्स इट्स योर विश, आप तब भी करा सकते हो या जब तुम सुपर एनुएशन मतलब जब आपकी नौकरी छूटेगी अब तब भी करवा सकते हो, बट यहाँ पे 55 एक आपकी लिमिट डाल दी है। उसके बाद क्या कहते हैं, अगर मान लो आपको कोई ऐसी जरूरत पड़ गई, आपको बीच बिचाले में ही जो है पैसा निकालना पड़ना था, तो आप क्या निकाल सकते हो? तो कहते हैं हाँ जी, आप कुछ मनी जो है निकाल सकते हो। अगर कोई मैरिज है, कोई एजुकेशन पर्पस के लिए या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, पैसे निकाल सकते हो, बट वो इंटरेस्ट फ्री रहेंगे। और टैक्स फ्री तो चलो होंगे बट वो इंटरेस्ट फ्री होंगे, तब तुम्हें कोई इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। फिर क्या कहते हैं कि एक पार्शियल विड्रॉ की भी इन्होंने लिमिट रखी है कि जब तुम 54 के हो जाते हो तो तुम 90% जो है निकाल सकोगे। तुम्हारी 54 की एज हो गई और तुम्हें 55 तक का वेट नहीं करना, तब आप तुम 90% उसमें से निकाल सकते हो। फिर ये क्या कहते हैं, पर यहाँ पे तुम्हें विद इंटरेस्ट ही मिलेगा। फिर आगे कह रहे हैं कि 75% जो इसमें जो न्यू आई थी कि ईपीएफ में आप निकाल सकते हो अगर आप अनएम्प्लॉयड रहो 1 महीने से, और 25% जो है उसका बचा हुआ 60 दिनों के बाद निकाल सकते। तो ये न्यू ऐड करा था कि अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, ठीक है, 1 मंथ से आपको पैसे की जरूरत है तो आप 75% पहले निकाल लीजिएगा, फिर 60 डेज के बाद यानी 2 महीनों के बाद आप अपना बचा हुआ 25% भी निकाल सकते हो। क्लियर बच्चे? आ जाओ। हाँ, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ, रूपाली जी सही कह रही हैं यहाँ पे, बिल्कुल आप ऐसी बातें करा करो, आप जो मैं पढ़ाती हूँ वो लिख लिया करो। अगर आपको टाइपिंग का इतना शौक है लिखा करो सो दैट आपको ये चीजें रिटेन हो जाएं। ठीक है बच्चे, आगे आ जाओ। इंटरेस्ट कितना रहेगा? लेटेस्ट 8.15 चल रहा है, बाकी चेक कर लेना आप, ये गवर्नमेंट टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है, तो इंटरेस्ट रेट हर महीने का इस बार तो शायद 8.15 है, एक बार आप भी चेक कर लेना नेट पे क्या चल रहा है। क्लियर जी? आगे आ जाओ। पेंशन स्कीम आ गई आपकी। पेंशन स्कीम क्या कहती है यहाँ पे, कहते हैं ये स्कीम हेल्प करती है जो बंदे इतने सालों से काम कर रहे हैं, जब वो रिटायर होंगे तो उनको जो कोई यहाँ से बेनिफिट मिल सके। देखो अभी आपको पता है 2005 की जो गाइडलाइंस थी, अभी पेंशन तो लगती नहीं है, तो ये एक ऐसा क्राइटेरिया बना दिया है सो दैट एक एम्प्लॉयज की हेल्प हो सके। ठीक है जी। सो ऑल ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एम्प्लॉयज इन इंडिया हु आर एनरोल्ड विद द ईपीएफओ वो ऑटोमेटिकली ही इसके मेंबर बन जाएंगे, बनेंगे ही, क्योंकि ईपीएफओ के अगर तुम मेंबर हो, तुम कंट्रीब्यूट कर रहे हो ईपीएफ में, बट तुम्हारा एम्प्लॉयर कैसे करेगा? वो ईपीएफ में भी करेगा, ईपीएस में भी करेगा। तो ये सीधी सी सिंपल बात है कि अगर तुम ईपीएफ के मेंबर हो तो बट ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली तुम ईपीएस के मेंबर भी बन ही जाओगे, क्योंकि तुम्हारे एम्प्लॉयर के ऊपर ये एक्ट कहता है कि तुम्हें इतना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। क्लियर नो? सो आगे आ जाओ। कहते अगर एम्प्लॉय 12% कंट्रीब्यूट कर रहा है, वही 8.33 जो है एम्प्लॉयर करेगा। अगर 10% है, हाँ इसमें ये भी लिखा है, और गवर्नमेंट भी यहाँ पे 1.16% जो है तुम्हारे ईपीएस में हर मंथ डालती है। सो गवर्नमेंट भी इसमें ऐड करती है 1.16%। क्लियर जी? आगे कहते हैं मैक्सिमम पे ऑन विच ईपीएस टू एक्सेप्ट एम्प्लॉयज इज, देखो यहाँ पे जो है तुम्हारा वेज का कैप सीलिंग लिमिट रखी हुई है 15,000। मैंने आपको पहले ही बताया था, अब भी बता, चाहे तुम्हारी तनख्वाह ज्यादा हो फिर भी। सो 8.33 1500 का कितना हो जाता है? 1250 हो जाएगा। यहाँ पे ये सब ऐड करके या जो भी। क्लियर? तो आपको यहाँ पे बस ये पॉइंट याद रखना है कि ईपीएस में 8.33% आपकी मैंडेटरी है जो आपके एम्प्लॉयर को डालनी पड़ेगी। गवर्नमेंट भी इसमें 1.16% डालती है। क्लियर? और ये 15,000 का ही वेज लिमिट की सीलिंग है, उसके अकॉर्डिंग ही इसकी कैलकुलेशंस रहेंगी। आगे कहते हैं कंट्रीब्यूशन क्या है। ये देखो डिफरेंस जो बच्चे पूछ रहे थे, मैंने तब भी बोला था
एम्प्लॉयर का 8.3, ठीक है, एम्प्लॉय का नो कंट्रीब्यूशन। आगे आ जाओ, अब तुम्हारी इंश्योरेंस की आ गई है स्कीम। ये क्या कहती है, तुम्हें लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट्स देती है। इसमें इस स्कीम में क्या होता है कि तुम जितना भी सेव करो, मतलब इसमें सेविंग हो, सो दैट तुम्हें जो बेनिफिट है स्कीम का ईपीएफ से ही मिलता है ना, क्योंकि एम्प्लॉयर क्या करता है, आधे आधे तो ईपीएफ में डाल देता है, बाकी 0.5 उसको इसमें डालने पड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो भी अमाउंट होगा उसको उसमें एक्यूमुलेट कर दिया जाएगा। दूसरी बात क्या है कि सारे जो मेंबर्स हैं इसके, ठीक है, वो इसके में भी कवर होते हैं। क्यों नहीं होंगे, होंगे क्योंकि 0.5% एम्प्लॉयर को देना पड़ता है इसमें। फिर क्या कह रहे हैं, इसकी वेज सीलिंग लिमिट है जो 6500 थी पहले, अब वो 15,000 कर दी गई है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आ सकता है आपको कि पहले कितना था और अब कितना हो गया। पहले था 65, अब है 15,000। अब ये चीज इसकी इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड आपकी इंपॉर्टेंट है ईडीएलआई को लेके, ये ध्यान से समझना बच्चे। ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम आपको कितना इसमें बेनिफिट मिलेगा, 7 लाख, ठीक है, जो पेड करा जाएगा नॉमिनी को, क्योंकि ये क्यों देते हैं, जब डेथ वगैरह अकर हो जाती है तभी ये आपको इंश्योरेंस बेनिफिट्स मिलते हैं ना। सो मैक्सिमम 7 लाख, मिनिमम कितना है 2.5 लाख उस केस में जब तुम्हारा मेंबर जो मतलब बंदा था आपका फैमिली का, वो मर गया और उसको एम्प्लॉयमेंट को वाज इन कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट फॉर 12 मंथ्स टू हिज और डेथ। सो बेसिकली एक क्या कैपिंग लिमिट है, सीधी सी बात है, 2.5 से लेके 7 लाख तक ही तुम्हें मिल सकता है। क्लियर बच्चे, क्लियर। और इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंस है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाती है फैमिलीज को, सेविंग्स इंकरेज कर देता है, एम्प्लॉयज को हेल्प कर देता है, लीगल इसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी हेल्प पेज हो जाती है, लो कॉस्ट इंश्योरेंस है, प्रोवाइड टैक्स बेनिफिट्स ऑल्सो। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्कीम। बट यहाँ पे मेन चीज 2.5 और 7 लाख ये आपको याद रखनी है। क्लियर। सो पहले यहाँ तक बताओ मुझे, तुम्हें समझ लगा कि नहीं, एक बारी बता दो, फिर ही आगे चलेंगे। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। आज मैंने एक गो में पढ़ाया, बट सही है, ऐसे ही चाहिए, क्योंकि बहुत बार रिदम टूटता है तो अच्छा नहीं लगता। बाकी रिवीजन हो जाएगी, समझ लग गया ना, क्रिस्टल क्लियर समझ लगना चाहिए तुम्हें ये बात। जब तुम ऑफिसर बन जाओगे वहां पे तुम्हें इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तुम्हें ये चीजें पता होनी चाहिए कि ईपीएफ क्या है, ईपीएस क्या है और ईडीएलआई क्या है। क्लियर ना, क्योंकि हमने यहाँ पेपर तक नहीं सीमित, हम इंटरव्यू भी क्लियर करके ऑफिसर बनने तक हैं हम। हाँ, मैं ऐसे ही सोचा, क्योंकि देखो मैंने भी रियलाइज करा बहुत रिदम टूटता है बीच बीच में। नहीं बच्चे, एम्प्लॉय जी जो हैं आपके शिवम बच्चे, एम्प्लॉय क्या करेगा, सिर्फ ईपीएफ में डालेगा। जो बाकी की 2 एक्स्ट्रा स्कीम्स हैं उसमें आपका एम्प्लॉयर को बोला है तुम डालो, तभी ये 3 स्कीम्स चलेंगी। बेचारे को तनख्वाह ही कितनी मिल रही है, उसमें से क्या क्या वो दे दे, ठीक है ना। तो बड़े अच्छे से ये बना रखी है। क्या लिख रहे हो आप? ओ साक्षी बच्चे, कोई बात नहीं, वैसे चलो अच्छी बात है, सब आपस में बातें करते रहते हो, ठीक है। बट जहाँ पे तुम्हारा इंपॉर्टेंट बहुत क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट क्लैरिटी की तुम्हें बहुत जरूरत है ऑफिसर बनने के लिए, तो वहाँ सिर्फ फोकस आपका मैं होना चाहिए कि मुझे ये समझ लग जाए। समझ रहे हो, अपने आप को ऊपर रखिए सारे जन। इडली रिपीट ईडीएलआई क्या कहता है, ये एक इंश्योरेंस स्कीम है, जब तुम्हारे मतलब डेथ हो जाती है तुम्हारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को इसमें से हेल्प मिलती है। क्योंकि तुम बाकी तो पैसा चलो है उनको ही जाएगा, जैसे भी तुम मान लो खर्च कर दो, तुम्हारी डेथ के बाद भी उनको एक बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तुम्हारी सडन डेथ हो गई मान लो उस दौरान, तो बेसिकली एक इंश्योरेंस की ये स्कीम है। क्लियर। पीडीएफ हो जाएंगे डाउनलोड, ठीक है। नो बच्चे इतना सॉरी नहीं बोलते, मैं बहुत इजी ऐसे हूँ, मुझे तब लग गया कि आप लोग आपस में बातें कर रहे हो, लेक्चर नहीं समझ रहे हैं, बहुत ज़रूरी है आपके लिए बच्चे। चलो जी।
हाँ, जॉब पहले छोड़ दे उसको पहले मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना, मिल जाएगा। एक कैपिंग लिमिट सेट करी हुई है, बट उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तब, ये बात याद रखना। चलो जी, आ जाओ। वॉलेंट्री में आप जितना आपका दिल चाहे आप डाल दो, वहां पे कोई लिमिट नहीं सेट करी हुई, ठीक है। वॉलेंट्री में नहीं करी हुई, वो आपकी मर्जी है आप कितना अपनी तनख्वाह में से कंट्रीब्यूट करना चाहते हो। हाँ जी, प्लीज आगे चलते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। मुझे मत डायरेक्ट करा करो कि मैं चैट बॉक्स देखूं ना देखूं। पहली बात, मैंने थोड़ा वेट करा तुम सबकी क्वेरीज लेने के लिए, जो बहुत जरूरी थी, क्योंकि अब ये टॉपिक भी एक गो में जाएगा, ठीक है। तो मुझे मत ऐसे बोला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैम whatever। चलो, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहता है यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहते हैं कि जो स्कीम दी है, मैंने हम आपको पहले ही बताया था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है। अब उसमें कौन कौन जन आएंगे, अब देखना ये कौन कौन, मतलब एडमिनिस्टर कौन कौन करेंगे। सेंट्रल बोर्ड करेगा, स्टेट बोर्ड करेगा, रीजनल कमेटी करेगी, एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी, जो कौन अपॉइंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी अपॉइंटमेंट करेगी। ये पॉइंट याद रखना कि इन सबको कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। आगे आ जाओ, सेंट्रल बोर्ड का क्या फंक्शन रहेगा। सबसे पहले ये ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये सेटअप करा जाएगा। इसके मेन फंक्शंस क्या रहेंगे, वर्किंग ही रहेगी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्कीम इसका मेन वर्किंग रहेगी। रिकवरी कैसे करनी है प्रोविडेंट फंड की, क्या कंट्रीब्यूशन, या कोई गड़बड़ हो रही है उसकी कैसे सेटलमेंट करानी है, कोई क्लेम कोई पहले लेना चाहता है, जैसे कोई मैरिज आ गई कुछ आ गई, तो वो सारी चीजें हमने कैसे सैंक्शन करनी है, वो सब चीजों का ध्यान ये सेंट्रल बोर्ड रखता है। उसके बाद इसकी क्या ड्यूटी है, एक एनुअल रिपोर्ट बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजे, ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एनुअल रिपोर्ट बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजे। थर्ड कहता है फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, वो सारी रिपोर्ट कि कहाँ पे कैसे पैसा गया कैसे नहीं गया, ये सारी रिपोर्ट बना के भेजेंगे। फिर वो सेंट्रल पहले ये सेंट्रल बोर्ड रिपोर्ट बना के भेजेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, यही रिपोर्ट को किसके पास भेजेगी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, CAG को भेजेंगे ये। क्लियर, CAG को ये आगे भेज देंगे। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि रिपोर्ट किसके पास जाएगी। क्लियर, तो ये आपका एक पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन। क्लियर बच्चे, इस स्लाइड में से 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं। आगे आ जाओ, क्या क्या जन रहेंगे देख लो एक बारी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट तुम्हारे लिए है। वहां पे चाहे क्वेश्चन पेपर में ये ना आए, बट तुम्हारे लिए अगर तुम सिलेक्ट होते हो तो तुम्हें ये हायरार्की या कुछ भी समझने पड़ेगी, और तुम्हें पहले ही पता होना चाहिए, ठीक है, जब तुम एक EPFO में जाओगे, है ना। चलो, चेयरमैन वाइस चेयरमैन रहेंगे, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। उसके बाद फंड कमिश्नर जी रहेंगे, जो एक्स ऑफिशियल मेंबर होंगे। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स रहेंगे, जो मोर देन 5 पर्सन रहेंगे, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके ऑफिशियल्स विच विल बी नॉट मोर देन 5, ठीक है, सो मैक्सिमम 5। फिर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक लगे वो रिप्रेजेंटेटिव्स हर जो भी स्टेट्स के चूज करना चाहे वो करेंगे, बट वो 15 से ज्यादा नहीं रहेंगे, ठीक है। फिर जो एम्प्लॉयर के जो कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे वो 10 जन रहेंगे। फिर उसके बाद एम्प्लॉय के 10। तो ऐसे करके ये एक कॉन्स्टिट्यूट करेंगे अपना एडमिनिस्ट्रेशन का काम। पहले आप देखो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कमिश्नर, कमिश्नर के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर्स, फिर आगे आपके स्टेट गवर्नमेंट के मेंबर्स, फिर एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज। क्लियर, आगे आ जाओ, एग्जीक्यूटिव कमेटी में कौन कौन रहेगा। एग्जीक्यूटिव कमेटी जो परफॉर्मेंस करेगी अपने फंक्शंस का, जो भी इसके फंक्शंस रहेंगे, कौन कौन जन रहेगा, वही चेयरमैन जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मेंबर्स में से चूज करेंगे, वो एक चेयरमैन सेंट्रल गवर्नमेंट अपने सेंट्रल बोर्ड के मेंबर्स में से एक चेयरमैन चूज करेगी। 2 पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट अपने बंदों में से सिलेक्ट करेंगे। 3% सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो पर्सन रेफर करे थे उनमें से वो, तो ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है। ये है अपने में से 2 जन, तीसरे 3% जो रेफर करके आए हैं।
क्लियर, रेफर करके आए हैं और एक अपने में से दोनों पॉइंट्स अलग हैं। फिर 3% जो है सेंट्रल बोर्ड के तरफ से रेफर करे जाएंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है और ये सेंट्रल बोर्ड 3 बंदे रेफर करेंगे उनको, ठीक है, मतलब रेफर करेंगे तो वो 3 जन कोई सिलेक्ट हो जाएंगे। आगे है 3% जो सेंट्रल बोर्ड अमंग द पर्सन्स रेफर्ड, तो एक तो ये है कि सेंट्रल बोर्ड अपने में से, फिर दूसरा है एम्प्लॉयर्स की तरफ से है, तीसरा है अगला है 3% एम्प्लॉयज की तरफ से जो रेफर करके भेजेंगे, अगला है कमिश्नर। सो यहाँ पे क्या रहेंगे आपके चेयरमैन, ठीक है, 2% सेंट्रल गवर्नमेंट अपने में से, 3% रेफरेंस से, अगला सेंट्रल बोर्ड एम्प्लॉयर्स में से 3%, फिर एम्प्लॉयज में से 3% भेजेगा और एक आपका कमिश्नर रहेगा। क्लियर बच्चे, क्लियर क्लियर, हाँ जी, ईच एंड एवरी मेंबर विल बी इलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर ना, अब स्टेट बोर्ड का आ जाओ। स्टेट बोर्ड में क्या रहेगा, देखो एग्जीक्यूटिव आपके लिए इतना याद करना होता है, ठीक है, नॉट अ बिग डील, ये पॉइंट याद रखना आप बस, ठीक है, यहाँ पे ये स्लाइड का इंपॉर्टेंट है, बस ये याद रख लेना। आगे आ जाओ, स्टेट का कैसे होगा, तो कहते हैं स्टेट का भी अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी कि कैसे रहेगा उनका, नोटिफिकेशन द्वारा जो है स्टेट बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। दूसरा, टाइम टू टाइम उनकी ड्यूटीज जो हैं वो प्रिस्क्राइब कर दी जाएंगी स्टेट बोर्ड की, और जो पावर्स हैं उनको दे दी जाएंगी कि तुमने ये ड्यूटीज है, तुम्हारी ये पावर्स है, तुमने ये काम करना है। उसके बाद कह रहे हैं कि इसमें जो भी बोर्ड के होंगे ट्रस्टीज उनको हम बॉडी कॉर्पोरेट मानेंगे। पहली बॉडी कॉर्पोरेट मैंने आपको इंडस्ट्रियल रिलेशंस में समझाया था, बॉडी कॉर्पोरेट वो होती है जो अपने आप में पावर रखती है टू सू एंड टू बी सूड, ठीक है, और उसके पास परपेचुअल सक्सेशन एंड ये कॉमन सील, राइट टू सू टू बी सूड, ये पावर होती है। तो बस आपको यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि एवरी बोर्ड ऑफ ट्रस्टी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन विल बी ट्रीटेड एज बॉडी कॉर्पोरेट, दैट इज, ठीक है। सो जो भी स्टेट बोर्ड बनेगा वो एक बॉडी कॉर्पोरेट माना जाएगा। क्लियर, दैट इट हैज द पावर टू सू एंड टू बी सूड। क्लियर, तो इसमें बस यही आपको याद रखना है कि इसके जो भी मेंबर्स होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट बता देगी, वैसे जो है आपका स्टेट का बोर्ड बन जाएगा। आगे आता है रीजनल। अभी देखो हमने सेंट्रल बोर्ड देख लिया, उसके बाद हमने एग्जीक्यूटिव देख लिया, फिर हमने अब स्टेट भी देख लिया, अब आ जाओ आप रीजनल के ऊपर, रीजनल कैसे काम करना है। तो जो स्टेट बोर्ड बैठा है, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहे तो एक रीजनल कमेटी भी सेटअप कर सकती है, अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो, विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट आ रहा है, देखो तभी आपका एग्जाम में यूपीएससी कंडक्ट करा रही है, बिकॉज दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉल्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर नो। फिर अपॉइंटमेंट कैसे रहेगी ऑफिसर्स की, सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमिश्नर यहाँ पे बिठाएंगे, ठीक है, हु शैल बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड। कौन होगा वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा वो सेंट्रल बोर्ड का, ठीक है जी, और ये सारी इसकी जनरल कंट्रोल और सुप्रीडेंस देखेगा बोर्ड की, रीजनल कमेटी की। फिर उसके बाद फाइनेंशियल एडवाइजर एंड चीफ अकाउंट्स ऑफिसर भेजेंगे यहाँ पे, जो अपनी वो सारी ऐसी ड्यूटीज देखेंगे। आगे ये चाहे तो और क्या क्या कर सकता है, एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, डिप्टी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर वगैरह जो है रीजनल कमेटी में बिठा सकते हैं। क्लियर, ये सारी तीनों स्कीम्स को देखने के लिए। तो अगेन पावर इज इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वो चाहे तो इतने और मेंबर्स भी यहाँ पे वो बिठा सकते हैं। क्लियर जी। हाँ जी, रीजनल तभी होगी ना अगर स्टेट होगा, until state board is constituted then only it will be constituted regional। क्लियर बच्चा, चलो जी, यहाँ तक आपको समझ लगी आपका इसको सारा फंक्शनिंग एडमिनिस्ट्रेशन की। हमने सेंट्रल बोर्ड करा, एग्जीक्यूटिव करा, स्टेट करा, रीजनल करा। क्लियर बच्चे, क्लियर है, हाँ जी। हाँ जी,
अरे आपको स्लाइड के बिना अच्छे से समझ, हमें देखो स्लाइड बनानी पड़ती है, पीडीएफ भी बनाते हैं, ये भी आपको पीडीएफ से पढ़ना है, पैराग्राफ्स ही होंगे, देख लो, हम एक्स्ट्रा मेहनत करके लाते हैं तुम्हारे लिए। अच्छा, स्ट्रक्चर पे आ जाओ, स्ट्रक्चर क्या रहता है इसका, ईपीएफओ का, कहते हैं ये ट्राइपार्टाइट बोर्ड है। ट्राइपार्टाइट बोर्ड कैसे हुआ बच्चे, मैं बता देती हूँ, दिख रहा है, यहाँ तक आ रहा है आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जिसमें स्टेट और सेंट्रल के सबके रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए, ठीक है, आप ये लिख दो यहाँ पे गवर्नमेंट, फिर आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, तो ये एक ट्राइपार्टाइट बोर्ड है, ठीक है। और ये बोर्ड को कौन चेयर करती है, कौन सी मिनिस्ट्री करती है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था, उनके पास पावर है वो तीनों स्कीम्स को ऑपरेट करें। क्लियर, ये ट्राइपार्टाइट बॉडी है। क्लियर बच्चे, ट्राइपार्टाइट तो समझते हो ना। चलो जी, आगे देखो, एक आपका ये है यूएएन, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। अब क्या कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट और लेबर ने, इन्होंने बोला है कि जो जो जन अपना पीएफ अकाउंट बना रहे हैं, बनाते हैं, फिर वो देखो ये बेसिकली यूएन नंबर तो डाला गया सो दैट अगर आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हो, ठीक है, वहां से भी पीएफ मिलेगा, वहां से मिलेगा, वहां से भी तुम्हें इतना वो होने के बजाय तुम एक यूएएन नंबर रखो, ठीक है, तो एक यूएएन तुम्हें नंबर मिलेगा जिसमें तुम्हारे सारे अकाउंट्स जो है लिंक हो जाएंगे। दूसरा, सारी इंफॉर्मेशन जो भी रहेगी वो एम्प्लॉयर इसमें देख भी सकता है, एम्प्लॉयर भी आपका नंबर देख के देख सकता है कि अच्छा आपको पहले कितना मिला था, अब कितना मिला है, सो दैट जब कैलकुलेशन करें तो इजी हो जाए। आगे कह रहे हैं कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन वही तुमने ज्वाइन करी है, न्यू पीएफ अकाउंट मिल जाएगा, तो एक तुम्हारे पास अगर यूएएन नंबर होगा तो क्या होगा, तो तुम्हारे सारे अकाउंट्स एक जगह असेंबल हो जाएंगे। क्लियर, सो यूएएन क्या करता है, यहाँ पे इनकी हेल्प कर देता है, तो इजीली तुम अपने पेमेंट या एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकते हो। तो ये चीज ऐड करी गई थी, यूएएन है, इसके कुछ फंक्शंस रहेंगे जो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। क्लियर बच्चे, आगे पेनल्टीज देख लीजिएगा। सबसे पहले पेनल्टी है फॉर अवॉइडिंग एनी पेमेंट हुएवर नोइंगली मेक्स और कॉजेज टू बी मेड एंड फॉल्स स्टेटमेंट और फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। सो कहते हैं अगर तुम कुछ पेमेंट अवॉइड कर रहे हो, नहीं डाल रहे हो, जानबूझ के कुछ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, तुम्हें कितनी सजा मिलेगी, इम्प्रिजमेंट है आपकी यहाँ पे लेस देन 1 ईयर और फाइन रहेगा 5,000 और बोथ। क्लियर, तो आगे कह रहे हैं अगर तुमने एम्प्लॉयर ने कुछ ऐसी कॉन्ट्रावीन कर दी है, ये सारी एम्प्लॉयर ने यहाँ करी है, ठीक है, प्रोविजंस की, ठीक है, पेमेंट्स में कुछ तुमने गड़बड़ी कर दी है, तो तुम्हें क्या सजा मिलेगी। और मान लो तुमने कोई भी पेमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस नहीं दिए या पैसा बचा लिया, तो तुम्हें डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए 1 साल की सजा और 10,000 फाइन। बाकी केसेस में, ठीक है, एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन में ये, एडमिनिस्ट्रेटिव में अगर तुम गड़बड़ करोगे तो 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट और 5,000 फाइन रहेगा। मैक्सिमम दोनों में इन्होंने बता रखा है कि मैक्सिमम वो तुम्हें 3 साल तक की सजा भी मिल सकती है। तो 1 ईयर मिनिमम, 3 साल ज्यादा, यहाँ पे भी 6 मंथ, 3 साल मैक्सिमम। क्लियर जी, I guess with this we have done this act, important provisions, each and everything is been done over here. Questions पे चलते हैं। क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है पीएफ एक्ट इज एप्लीकेबल टू एन एस्टैब्लिशमेंट एंगेज्ड इन एनी इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन, बताओ, बिल्कुल सही, शेड्यूल 1। आज आपको इसलिए मजा नहीं आया क्योंकि मैंने बीच में बातें नहीं करी। दूसरी बात देखो, पहले हमारा कितना टाइम वेस्ट हो गया बफरिंग में, हुआ कि नहीं हुआ। दूसरी बात तो ये हो गई। तीसरी, ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं तुम्हें रिवीजन के दौरान आपकी बातें सुन सुन के करवा दूंगी, ठीक है। मेरा भी मूड खराब हो जाता है, आओ बफरिंग हो रही है, टीम आ रही है,
थोड़ा बंदा भी डाइवर्ट होता है। पहले मैं कितने बढ़िया तरीके से वहां पढ़ा रही थी। चलो, बट आज भी मुझे पता है आपको लेक्चर समझ लग गया है, थोड़ी गपशप नहीं मारी हमने। कितना सिलेबस हर्षिता जी, कितनी बारी बता चुकी हूँ बच्चे। सीधी सी बात है, कितना सिलेबस रहता है सबको पता है अब तो। इंश्योरेंस एक्ट, फिर आपका कोड, न्यू कोड है सोशल सिक्योरिटी का वो, फिर उसके बाद हम वेजेस के एक्ट करेंगे। दैट्स इट। क्लियर बच्चे? हाँ बिल्कुल, बातें नहीं जरूरी हैं, ड्रीम्स बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके लिए ये कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आज का कंसेप्ट समझा, आपको तभी आपने फटाफट आंसर दे दिया ना शेड्यूल 1। चलो जी, आगे आ जाओ। डी आ गया इसका आंसर। मिनिमम डैश पर्सन मस्ट बी एम्प्लॉयड इन एस्टैब्लिशमेंट फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द पीएफ एक्ट। पीएफ अभियान के प्रयोगिता के लिए न्यूनतम डैश व्यक्तियों को एक प्रतिष्ठान में नियोजित किया जाना चाहिए। 15, 20, 35, 50। ये भी तुम्हें आता होगा। अरे 50 कौन लिख रहा है? 20 आएगा इसका आंसर। याद भी करवाया था, 20 आएगा इसका आंसर बच्चे। कराया था ना एप्लीकेबिलिटी की स्लाइड पे, 5 क्वेश्चन बताए थे वहां पे मैंने तुम्हें। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस आर ट्रू? पहला, the act is not applicable to cooperative societies employing less than 50 persons working with the aid of PA. It makes provisions for pension scheme including the family pension. उसके बाद there is no wage limit to be covered. फिर कहते हैं the act has provisions related to employees deposit linked insurance scheme. देखो, जो हमने पेंशन करा ना उसमें फैमिली पेंशन का भी आता है, क्योंकि वो फैमिली को जाती है तो करके, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना, सीधी सी बात है। ये पॉइंट भी हमने पढ़ा है ना? कोऑपरेटिव सोसाइटीज में नहीं लगेगा जहां पे 50 से कम है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंडर जो इंडस्ट्रीज रजिस्टर है। दूसरा, पेंशन स्कीम है। यहाँ पे वेज लिमिट तो बता रखी है, कितनी है वेज लिमिट जरा मुझे बताओ, इस करके ये पॉइंट गलत है। और इंश्योरेंस स्कीम भी है। तो आपका क्या रहेगा? ए, बी एंड डी। ए हाँ पहला ही है। हिंदी वाले बच्चों का ला इधर था। बट आप ये बताओ, यहाँ पे नो वेज लिमिट बोला है, हमें पता है देयर इज अ वेज लिमिट। व्हाट इज द वेज लिमिट स्टूडेंट्स? वेरी गुड, एग्जैक्टली। कहीं नेक्स्ट क्वेश्चन ही ना वो हो जाए। 15,000 याद रखना है आपको, ठीक है? आंसर है ए, शाबाश, वेरी गुड। आगे आ जाओ। द कॉन्ट्रीब्यूशन विच शैल बी पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द फंड शैल बी 5, 7 मतलब %, 12, 10। 12 के बाद लिखा है 10 इन स्पेशल केसेस, 12 इफ सीजी इम्पोज टू द एम्प्लॉयर। बिल्कुल, देखो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही रहेगा। 12% और 10 स्पेशल केसेस है, हमने पढ़ लिया। कौन कौन से वो 10 स्पेशल केसेस थे बच्चे? जब आपकी इंडस्ट्री में 20 से कम लोग हैं। दूसरा, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, ठीक है, तुम इतना नहीं दे पा रहे हो, तब तुम्हें 10% बोला है। और अगला था स्पेसिफिकली, मैंने तुम्हें याद कराई थी इंडस्ट्रीज के नेम, जूट, बीडी है ना, क्या था, क्वायर, फिर गम फैक्ट्री है ना। एक रह गई, एक आप बता दो मुझे, एक आप बता दो। जूट, बीडी, क्वायर, गम, एक रह गई। हाँ, ब्रिक्स। ठीक है, शाबाश, ठीक है जी, हाँ शाबाश। आगे देखते हैं, इसका आंसर सी है। फिर अंडर दिस एक्ट इंश्योरेंस फंड मींस मेडिकल इंश्योरेंस, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, एम्प्लॉयज ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस। स्कीम का पूछा हुआ है, देखो नाम देखो क्या है, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। मतलब कि डिपॉजिट तुम्हारा लिंक्ड है किसके साथ? इंश्योरेंस के साथ। इसमें एम्प्लॉयर को कितना डालना होता है, कितने % डालना होता है, ये भी बता दो मुझे।
कितनी परसेंटेज हमने पढ़ा है इसमें। और एम्प्लॉय को तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना होता, एम्प्लॉयर करता है। कितने परसेंटेज करता है? 0.5। 8.33 बच्चे पेंशन में करता है, कंफ्यूज नहीं होना। इंश्योरेंस में तो 0.5 करता है। क्लियर? इसका आंसर रहेगा बी। बस चलो जी, एक बारी हम क्विक रिवीजन। मुझे ना बड़ी वो रहती थी, आज था मुझे कि मेरा रह जाएगा ये समझाने के लिए, तभी मैं एक गो में लगी रही। तो तुम लोग मुझे बातों में बहुत उलझा देते हो अपनी। यहाँ से तुम्हें क्या क्या पॉइंट्स फटाफट मेरे साथ रिवीजन कर लो, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। डाउट एंड में लूंगी, अभी तुम जस्ट फोकस करो रिवीजन पे। आ जाओ फटाफट, देखो कौन कौन से कहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, सबसे पहले स्टैट्यूटरी बेनिफिट वर्ड याद रखना है, उसके बाद आपको याद रखना है कि इट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बनाएंगे, वो क्या करेंगे? असिस्ट करेंगे ईपीएफओ को, मतलब कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को असिस्ट करेंगे उसकी एक्टिविटीज में। और सेंट्रल बोर्ड कौन बनाता है? ट्रस्टीज का गवर्नमेंट बनाती है। उसमें कौन कौन होते हैं? गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज, यानी कि ट्राइपार्टाइट बॉडी। क्लियर? उसके बाद तुम्हारा कंसेप्ट था बेनिफिट है रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, कोई मर गया है उसको उसके डिपेंडेंट्स को मिल जाएगा। ठीक है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज में आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर रिटायरमेंट के बाद तो मेरी एक बेनिफिशियल स्कीम है। इस एक्ट के तहत तुम्हारी 3 स्कीम्स आती है। पहली रहती है तुम्हारी कौन सी स्कीम? पहली रहेगी प्रोविडेंट फंड स्कीम, दूसरी रहेगी पेंशन स्कीम, तीसरी रहेगी इंश्योरेंस की स्कीम। आ जाओ जी आगे। एप्लीकेशन क्या क्या रहेगी? कहते सारी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज इसमें कवर होती हैं जो स्पेसिफिकली इस एक्ट के शेड्यूल 1 में मेंशन है। अच्छा सुनो, शेड्यूल 2 में पता क्या मेंशन है स्कीम इसकी या ये ईपीएफ की? शेड्यूल 3 में कौन कौन क्या क्या मतलब मैटर्स आते हैं उसमें पेंशन के। 4th शेड्यूल में है आपका ये इंश्योरेंस का। क्लियर? तो 4 शेड्यूल हैं इस एक्ट के, बट वो स्कीम वाइज है। बट शेड्यूल 1 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ ये इंडस्ट्रीज को कवर करता है। इसमें 20 और मोर पर्सन जहां पे होंगे वहां पे ये लग जाएगा। जिसकी तनख्वाह 15,000 से कम है वो यहाँ पे उसका कंट्रीब्यूशन इज मैंडेटरी इफ दे फॉल्स अंडर द दिस शेड्यूल की इंडस्ट्रीज एंड ऑल। क्लियर? तो और कहते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज के तहत रजिस्टर है वो यहाँ पे नहीं लगेंगी जिनके 50 जन से कम बंदे जो है काम करते हैं। ठीक है, आगे आ गया कि ये स्कीम क्या कहती है प्रोविडेंट फंड की, कि 15,000 जो लेगा उसके लिए मैंडेटरी है। 15,000 से ऊपर वालों की मैंडेटरी नहीं है, बट वो चाहे तो असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर की मतलब की परमिशन से उसमें पैसा डाल सकते हैं। तो ये चार्ट एक इंपॉर्टेंट है। 15,000 कंपल्सरी है। मिनिमम कंट्रीब्यूशन क्या रहता है? 12%, 10%। और यहाँ पे तुम्हारा मैक्सिमम कितना रहेगा? 15,000 वेजिंग लिमिट कैप है। चाहे तुम्हारी तनख्वाह 15,000 से ज्यादा है फिर भी तुम्हें 15,000 के अकॉर्डिंग ही इसमें जो है कंट्रीब्यूशन मिलेगा। आगे आ जाओ। 10% किन किन के ऊपर है? जो 20 वो मैंने बता दिया था, जूट, बीड़ी, ब्रिक, फायर, गौरकम फैक्ट्रीज। तो मैंने ब्रिक भूल गई थी, बाकी मुझे याद थे। आगे आ जाओ। 12% का बोला है इन्होंने कि कैसे हमने डिवीजन करनी है। एम्प्लॉय का तो 12 है तो 12 का 12, ये चार्ट पे ही आ जाओ आप, ये सही रहेगा। हाँ, एम्प्लॉय का तो सारा 12 का 12, 10 का 10 उसके प्रोविडेंट फंड में जाएगा। बट एम्प्लॉयर की कैसे डिवीजन होगी? इसको बोला गया है कि तुमने पेंशन स्कीम में 8.33 डालना ही डालना है, तो उसका बचा हुआ अमाउंट ही उसका ईपीएफ में डलेगा। 12% से बचा हुआ है 3.67, 10 में से 1.67, उसके अलावा एक्स्ट्रा उसको ईडीएलआई में 0.5, ठीक है, डालना है दोनों केसेस में। और एडमिनिस्ट्रेशन के चार्जेस भी देने हैं 5.5%। फिर ये वॉलेंट्री तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम इससे ज्यादा जो है इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं एम्प्लॉय तो वो कर सकता है, उसकी मर्जी है। ठीक है, वो परमिशन लेके जो है कर सकता है। बट यहाँ पे ये बोला गया है कि ये नहीं कि वो इतना दे रहा है तो एम्प्लॉयर को भी उतना देना पड़ेगा। नो, दिस इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी। आगे कह रहे हैं विड्रॉल कैसे कराना है, एज लिमिट बता दी है, दैट इज 55 ईयर्स ऑफ एज। क्लियर? सो वहां पे तुम ले सकते हो, इंटरेस्ट के तहत अपना पैसा ले सकते हो। अगर तुम्हें उससे पहले चाहिए, जब तुम 54 ईयर्स के हो जाओगे उस टाइम पे भी तुम जो है अपना पैसा निकलवा सकते हो, जितना भी तुम्हारा बनता है इंटरेस्ट के साथ। बट 90% ही निकलवा सकते हो, बाकी का 10 जब तुम 55 के हो जाओगे तब निकलवा लेना। बट हाँ, अगर तुम्हें कोई जरूरी मतलब कोई इमरजेंसी आ गई, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, मैरिज आ गई, एजुकेशन आ गई, तो तुम तब भी कभी भी पैसा जो है निकलवा सकते हो। उसके लिए वो टैक्स फ्री तो रहेगा बट उस पर तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बता रखा है कि तुम 1 महीने से ज्यादा हो गया है, तुम अनएम्प्लॉयड हो, तो उस टाइम पे तुम अपना ईपीएफ में से पैसे निकाल सकते हो। 75 पहले मिल जाएगा, 25 बाद में मिल जाएगा।
60 डेज के बाद। अब इंटरेस्ट कितना रहेगा वो हर साल जो है चेंज होता रहता है, तो जितना इंटरेस्ट उस साल का रहेगा आपको अपने ईपीएफ अकाउंट पे हर मंथ उतना इंटरेस्ट भी मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। आगे आ जाए, एम्प्लॉय की पेंशन स्कीम है जो वो क्या करती है, पेंशन के लिए हेल्प करती है उनकी, तो वही 8.33% का इसमें हमने पढ़ा था कि एम्प्लॉयर को डालना पड़ता है, बाकी गवर्नमेंट भी इसमें 1.16% जो है डाल सकती है। आगे आ गया, तो ये कैपिंग, हाँ जो भी ईपीएस की कैलकुलेशन रहेगी वो हमेशा और हमेशा 15,000 के ऊपर ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये वेज लिमिट सेट करी हुई है। कंट्रीब्यूशन इसमें जो है एम्प्लॉयर का रहेगा, एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। फिर जो इंश्योरेंस स्कीम है ये क्यों बनाई गई है, सो दैट उसके मेंबर्स को, उसकी फैमिली को हेल्प मिल सके, और ये 65 से 15,000 हो गई थी। यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इसकी कैपिंग लिमिट बना रखी है 2.5 लाख से लेके तुमसे 7 लाख तक जो है यहाँ पे अपना इस स्कीम के तहत जो है पैसा ले सकते हो। आगे आ जाओ, एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन आ जाता है, आपका एक सेंट्रल बोर्ड है जिसके कुछ फंक्शंस हैं। यहाँ पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल बोर्ड जो रिपोर्ट बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट वो रिपोर्ट जो है सीएजी को भेजेगी। आगे आ जाओ, वो आगे पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल बोर्ड वगैरह में कौन कौन से मेंबर्स आपके कॉन्स्टिट्यूट होंगे, तो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कमिश्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स रहेंगे जो 5 से ज्यादा नहीं रहेंगे, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे जो 15 के ज्यादा नहीं रहेंगे, एम्प्लॉयर 10 पीपल, एम्प्लॉय 10 पीपल, ठीक है। फिर एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आ जाएगा, चेयरमैन आ जाएगा, फिर आपका कमिश्नर आ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने 2 मेंबर जो, और 3 मेंबर जो सेंट्रल गवर्नमेंट रेफर करके लेके आएगी। उसके बाद सेंट्रल बोर्ड क्या करेगी, एम्प्लॉयज में से 3 बंदे भेजेगी और एम्प्लॉयज में से 3 बंदे भेजेगी। फिर स्टेट बोर्ड, अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा स्टेट बोर्ड भी बनाएगा, ठीक है, उसको कुछ पावर्स अधिकार दे दी जाएंगे और उसकी जो पावर्स अधिकार रहेंगे वो बॉडी कॉर्पोरेट की तरह रहेंगे, ठीक है जी। उसके बाद वो चाहे तो रीजनल कमेटी भी बना सकते हैं। रीजनल कमेटी में कौन कौन जन रहेंगे, पहला रहेगा आपका सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जो होगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सेंट्रल बोर्ड का मेंबर यहाँ आएगा, ठीक है, अपॉइंट किया जाएगा। फिर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर एंड अकाउंट्स ऑफिसर, उसके बाद वो चाहे तो एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, डिप्टी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर भी वहां पे बिठा सकते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ट्राइपार्टाइट बोर्ड है जी, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज, क्लियर। फिर ये बात करते हैं यूएएन की। यूएएन इन्होंने तो डाला सो दैट अगर तुम एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में शिफ्ट कर रहे हो, तुम्हारे बार बार पीएफ अकाउंट्स बन रहे हैं, तुम्हारे एम्प्लॉयर को भी दिक्कत आ रही है एंड में कैलकुलेट कैसे करना है, तुम्हें भी दिक्कत आएगी, तो इसके चलते हुए हम तुम्हें एक नंबर दे देंगे जिसको हम बोलते हैं यूएएन नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जो तुम्हारे सारे पीएफ अकाउंट्स को अच्छे से असेंबल करके एडमिनिस्टर कर लेगा, क्लियर। आगे आ जो पेनल्टीज क्या क्या रहेंगी अगर तुम पेमेंट देने को मना करते हो या जो भी उसमें फॉल्स स्टेटमेंट देते हो, तो इम्प्रिजमेंट मिलेगी जो 1 साल से ज्यादा नहीं होगी और 5,000 का फाइन है। अगर एम्प्लॉयर जो उसमें कॉन्ट्रवीन करे और डिफॉल्ट दे पैसा देने में या जो भी, तो एम्प्लॉय के पैसे में डिफॉल्ट करेगा, 1 साल की पनिशमेंट, 10,000 फाइन। दूसरे केसेस में यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव या इंस्पेक्शन के चार्जेस में 6 महीने की सजा, 5,000 फाइन, और ये जो आपकी इम्प्रिजमेंट है मैक्सिमम 3 साल तक जा सकती है, क्लियर जी। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे जो आपके इजी ही थे, मतलब अच्छे से अगर तुमने ये एक्ट पढ़ा है तो इजी ही लगेंगे। देखो इसमें आपको इस एक्ट में जो मेन चीजें मैंने आज आपको बताई हैं बच्चे, उसके ऊपर ज्यादा जोर रखना, क्योंकि जो तुम्हारा ये एग्जाम है चाहे ईपीएफओ का है एपीएफसी का है, वो ज्यादा तुम्हारी कंसेप्ट के ऊपर टारगेट करता है। जितनी देर तक तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तो जो मैंने देखा है जो क्वेश्चंस मोस्टली कंसेप्ट बेस्ड आते हैं, ठीक है, तो हाँ ऑब्जेक्टिव भी कहीं आ जाते हैं जहाँ तुम्हें थोड़ी रट्टाफिकेशन की जरूरत होती है, स्पेशली ये वीक्स नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ये फेवरेट क्वेश्चंस हैं, वो आपको वहां पे उलझाने के लिए वीक्स नंबर्स ऐसे पूछ लेते हैं, वो आप ऐसे याद कर लेना, बाकी अपनी कंसेप्ट क्लैरिटी पे जो है वर्क करना। आपका जितनी देर तक बच्चे कंसेप्ट क्लियर होगा, जैसा मर्जी क्वेश्चन हो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, क्लियर नो। अभी मैं कुछ डाउट्स देख लेती हूँ, अगर है तो बताओ मुझे। आई होप आज का लेक्चर आपको बड़ी आसानी से इजीली समझ लग गया होगा, है ना। हाँ जी, देखो हरी सिंह जी, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। ईपीएफ में एम्प्लॉय 10-12 डाले, क्लियर, एम्प्लॉयर भी उसमें
ईपीएफ और पेंशन में टोटल अगर वो 12 डाल रहा है एम्प्लॉय तो वो भी 12% डालेगा, अगर वो 10% डाल रहा है तो वो भी 10% डालेगा। बस उसमें उसको मैंडेटरी है कि उसको पेंशन स्कीम में 8.33 डालना है, ठीक है। और जो उसकी इंश्योरेंस है वो अलग से है, 0.5 उसको अलग से देना है और 0.5 एडमिनिस्ट्रेशन के चार्जेस एम्प्लॉयर को अलग से देने हैं, सो दैट 1% इज अलग से। क्लियर नाउ? ये स्कीम्स तो आपके एक्ट में आती हैं, ठीक है। तो जो और सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं वो जो योजनाएं होती है ना, कुछ योजनाएं हमने मैटरनिटी बेनिफिट में तो कर ली थी जो उसके अंडर फॉल करती थी, जो इसके अलावा कुछ योजनाएं रहेंगी वो मैं करवा दूंगी, नहीं तो आपको पॉलिटी या इकोनॉमिक्स के सर करवा देंगे योजना, या करंट के सर भी करा देंगे, ठीक है। जो आपके करंट में कुछ चल रहा होगा तो ही विल डू, डोंट वरी अबाउट दैट। क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें? क्वेश्चंस के लिए आप मॉक टेस्ट दो, कहाँ, जहाँ मैं नहीं कहती, यहाँ जहाँ भी आप चाहो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो बच्चे, थोड़ा टाइम रह गया, कोई बुक खरीद लो, एमसीक्यू की बुक खरीदो, वहां पे दो, क्योंकि जब तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होता है तो नेक्स्ट स्टेप इज यू सॉल्व एज मच एमसीक्यूज एज यू कैन। क्लियर? दिस इज द ओनली स्टेप टुवर्ड्स योर एग्जाम, और यहाँ पे ही तुम मेरिट में आने के काबिल होते हो। देखो कंसेप्ट तो सब बच्चा कर लेता है, उसके ऊपर और कौन बच्चा मेहनत करता है वही वहां पे जाएगा, ठीक है ना। और हमें मतलब तुम सबको जितने मेरे साथ जुड़े हैं उनको तो जाना ही है वहां पे, तो थोड़ी और मेहनत करो बच्चे, हम भी आपके लिए मेहनत करके आते हैं, जितनी होती है करके आती हूँ मैं, तो अपना मोर देन देती हूँ तुम सबको, बट तुम्हें अब और मेहनत करनी है, इससे भी ज्यादा करनी है, करोगे तुम, मुझे पता है। चलो जी, सुमन बच्चे हो जाएंगे आई गेस, कंप्यूटर और साइंस की क्लास भी हो जाएगी, मुझसे इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो आप। कोई और क्वेश्चन है कि मैं स्ट्रीम को एंड करूं? क्या पूछ रहा है ये? हम्म, ओके, 1 सेकेंड। क्वायर क्या होता है? नारियल का जो वो गुद्दा सा नहीं होता उसको बोलते हैं, आप एक बार वो जो उसका बाहर का पार्ट होता है। हाँ, आपको भी हैप्पी बैसाखी बच्चे, आपको भी हैप्पी बैसाखी। दीपक जी मैंने बता दिया क्वायर का मतलब, ठीक है। नारियल का जो बाहर का पार्ट होता है ना, वो जो हम निकालते हैं। चलो जी, लेबर लॉ का सिलेबस कब तक होगा? हाय राम, लेबर लॉ का सिर्फ वेजेस रह गया है बच्चे, सिर्फ वेजेस का टॉपिक रह गया है। मैंने बीच में ही तुम्हारा सोशल सिक्योरिटी स्टार्ट कर दिया था बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर नो? चलो जी, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, वर्क हार्ड, आई रियली वांट यू ऑल टू क्लियर द एग्जाम। क्लियर? चलो जी, सेक्शन नहीं याद करने इसमें, ना सेक्शन एक्ट का नाम बस देखो, उसका ईयर याद करना इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे एक्ट्स हैं, कितने एक्ट्स का नाम याद करो, ईयर याद करना इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। हाँ, अगर तुम कुछ रिलेट करके याद कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन व्हाइल यू अपीयर फॉर द इंटरव्यू, दैट इज द बोनस पॉइंट, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। चलो जी, एमसीक्यू बुक प्लीज बच्चे, तुम्हें जो मार्केट में जाओ देखो, नेट पे देखो, जो तुम्हें सही लगती है तो वो बुक लो, नहीं तो ऑलरेडी हम भी दे रहे हैं, कहीं और भी आपको टेस्ट सीरीज मिलती होंगी, वो ज्वाइन करो आप जहां भी आपका मन करे, ठीक है। नहीं तो एमसीक्यू बुक के लिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट शॉप पे जाओ जो ये बुक्स प्रोवाइड करते हैं, वहां पे सर्च करो, देखो कौन सी बुक बढ़िया है, किसमें कैसा मटेरियल है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपनी बुक की सिलेक्शन करना, भेड़ चाल में मत चलना, पहले बता रही हूँ, ठीक है। अमेजोन पे होगी, हाँ हो जाती है वहां पे। चलो जी, चलो ठीक है स्टूडेंट, नोट्स का भी तुम्हें मिल जाएंगे, कट शॉर्ट मैंने नहीं करा है, उसमें थोड़ा एड ऑन ही है प्रोविजंस, कुछ प्रोविजंस की जरूरत नहीं थी, वो जरूर मैंने पहले ही कट करके उनको भेज दी थी, ठीक है, जो हमने कंपनसेशन एक्ट करा था। बाकी उसमें काफी जो हमने यहाँ पढ़ा उसका काफी डिटेल्ड वर्जन है, तुम अच्छे से पढ़ लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो वेरी मच। कोई डाउट हुआ तो वो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा, आई विल टेक द डाउट।